नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतला, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपका एक बार फिर से अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी ऐसे अपराधों के बारे में। अगर कोई एफआईआर आपके खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो जाती है जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल तक का है या 7 साल से कम का है, तो उसके संबंध में क्या क्या हमारे पास संतोष हैं, कहाँ कहाँ हमारे कौन कौन से रिलीफ हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसके संबंध में हमने चर्चा करी थी। इसके आगे हम चर्चा को बढ़ाते हुए अब हम उन अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे जो अजमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं और जिनमें सजा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा का है। तो ऐसा कोई भी अपराध हो सकता है, कोई भी धारा हो सकती है। बीएनएस की धारा हो सकती है, या आईपीसी की धारा हो सकती है, या किसी अन्य स्पेशल एक्ट की धारा हो सकती है। तो उसके संबंध में ये है कि वो धारा 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो और अजमानती अपराध हो, क्योंकि जो जमानती अपराध होते हैं उनमें केवल आपको कोर्ट से, निचले कोर्ट से ही बेल मिल जाती है। उनमें आपको कहीं हाई कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निचले कोर्ट बाहर से बाहर ही आपको बेल दे देता है, उसमें आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ना ही ऐसे अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी करती है। पुलिस भी गिरफ्तारी जब भी करती है जब कोई विशेष कारण हो, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में ऐसे केस में गिरफ्तारी नहीं करती। मगर जहाँ अपराध नॉन बेलेबल है, अजमानती है और उसमें सजा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा का है, उसमें जनरली ये देखा गया है कि पुलिस गिरफ्तारी करती है। तो ऐसी दशाओं में आपके पास क्या क्या अंतोष हैं, क्या क्या रिलीफ हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना है कि अगर उसमें जो भी अपराध आपके खिलाफ, जिस अपराध में, जिस धारा में आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें इंजरी का केस नहीं है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में अगर कोई ज़्यादा ग्रीवियस नेचर की इंजरी नहीं आई है, वाइटल पार्ट पे इंजरी नहीं आई है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप उस एफआईआर को डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज करें। आर्टिकल 226 भारतीय संविधान, आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आएँ। और ऐसे केसों में जहाँ इंजरी बहुत माइनर है या फिर इंजरी नहीं है, या इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, सिविल नेचर के भी ऑफेंस होते हैं जिनमें इंजरी से कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट आ सकते हैं। और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास और सबसे अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि इस ऑप्शन को आप यूज करते हैं। अगर पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ से रिलीफ मिलने की पूरी अच्छी संभावना रहती है। जो कंडीशन मैंने बताई हैं, जहाँ ग्रीवियस नेचर की इंजरीज हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, तब थोड़ी संभावना हाई कोर्ट से रिलीफ की कम रहती है। अगर ऐसा नहीं है तो हाई कोर्ट से क्रिमिनल रिट के अंतर्गत, जिसमें एफआईआर प्रोसेसिंग की क्लियर होती है, उसमें हमको हाई कोर्ट आना चाहिए। और अगर किसी परिस्थिति में हाई कोर्ट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है, हम हाई कोर्ट आए, क्रिमिनल रिट में हमने क्रिमिनल रिट दाखिल करी और हमको कोई रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट ने एविडेंस के आधार पर उस जो भी हमने फैक्ट रखे गए थे, जो भी हमने ग्राउंड रखे थे, उन ग्राउंड्स को नहीं माना और हमने हमारी पिटीशन अगर डिसमिस कर दी है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है एंटीसिपेटरी बेल का, जो आपके पास बना रहेगा। और एंटीसिपेटरी बेल बीएनएस बीएनएसएस के अंतर्गत धारा 482 है इस समय, जो पुरानी सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 438 थी। अब उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 482 कर दिया गया। धारा 482 के अंतर्गत आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के हैं, जो भी संबंधित डिस्ट्रिक्ट आपका है, वहाँ जिस जिले में एफआईआर हुई है उस एफआईआर के डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज के समक्ष वो डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ आप अप्लाई करें। और उसमें अगर अप्लाई करने के बाद आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होती है और वहाँ से अगर खारिज भी हो जाती है, तो आप उस खारिजा आदेश को और बाकी जो भी अदर जांच रिपोर्ट्स, जांच के जो भी केस डायरी इसने तैयार करी है जांच में, उसको सारे डॉक्यूमेंट निकलवाइए, जिसमें आपका खारिजा आदेश की फ्री कॉपी मिलती है, फ्री कॉपी भी मिलती है, सर्टिफाइड कॉपी भी हो सकती है। और उसके अलावा एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी की आवश्यकता पड़ती है। और जो जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस तैयार करती है केस डायरी की फोटो कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं। उसके लिए सर्टिफाइड नकल की, पक्की नकल की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको निकलवाने हैं और आप हाई कोर्ट अप्रोच करें उसमें। तो उस ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे, जो एंटिसिपेटरी बेल जिसमें आपकी खारिज हुई है उसको आप ऑर्डर को हम हाई कोर्ट चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट से आपके एंटिसिपेटरी बेल का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो कुछ परिस्थितियों में हाई कोर्ट से भी कभी कभी एंटिसिपेटरी बेल खारिज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर केस में एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट ग्रांट कर देता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। मगर जिन भी केसों में बहुत अच्छा है, अगर आपको ग्रांट हो गई, आपको आदेश मिल गया है, बहुत अच्छा है। अगर किसी कारण से बस हाई कोर्ट से भी अगर आपकी बेल खारिज हो जाती है, एंटिसिपेटरी बेल आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ऑप्शन और है, सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरा केस अच्छा है, मेरे केस में ग्राउंड अच्छे हैं और मुझे झूठा फंसाया गया है, मेरे पास में ऐसे एविडेंस हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जो भी राहत मिलती है बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलती है तो इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास, वो ये है कि आप सरेंडर करें कोर्ट के सामने और न्यायालय का और प्रोसीडिंग्स का, इन्वेस्टिगेशन का सहयोग करते हुए आप जांच में सहयोग करें और अपना सरेंडर करें निचले कोर्ट के समक्ष, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष, जो भी कंसर्न कोर्ट है, जिस थाने का मामला है वहाँ थाने में सरेंडर न करके आप कोर्ट के सामने सरेंडर करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट के सामने सरेंडर करके अपना बेल एप्लीकेशन दाखिल कराएं। तो इसके बाद बेल एप्लीकेशन आपकी सुनवाई होगी और बेल एप्लीकेशन की भी वही प्रक्रिया है जो एंटिसिपेटरी की है। बेल एप्लीकेशन वहाँ से आपकी ग्रांट हो सकती है। अगर वहाँ से ग्रांट नहीं होती है तो आपको वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट निकलवा के जो हमने बताए हैं, बेल रिजेक्शन की आपको फ्री कॉपी मिलेगी, जो रेगुलर बेल है उसकी फ्री कॉपी मिलती है और वो ज़रूरी भी होती है। फ्री कॉपी मिलेगी, इसके बाद आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी की नकल आपको निकलवानी है और केस डायरी जो जांच के दौरान पुलिस तैयार करती है, जो भी पर्चे पुलिस काटती है, जीडी सीडी तैयार करती है पुलिस, उसको केस डायरी बोला जाता है। जांच के दौरान वो सारी पुलिस रिपोर्ट, सारे दस्तावेज, सभी दस्तावेज निकलवा करके आपको हाई कोर्ट आना है रेगुलर बेल के लिए। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही रेगुलर बेल आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज होगी तो अनफॉर्चुनेटली आपको जेल जाना होगा। जैसे ही वो बेल आपकी रिजेक्ट होगी, आपको तुरंत वो निचली कोर्ट, जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो आपको जेल भेज देगी। फिर उसके बाद आपका जो पैरोकार हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट दे करके हाई कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट से आपको रेगुलर बेल हम लोग दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट से आपको रेगुलर बेल का प्रोसेस आगे बढ़ाना है, क्योंकि रेगुलर बेल जब हाई कोर्ट में दाखिल होती है तो उसके लिए पहले नोटिस होता है। नोटिस स्टेट के लिए नोटिस हमको देना होता है, एक कॉपी स्टेट के लिए नोटिस में देनी पड़ती है और वो नोटिस संबंधित थाने के लिए यहाँ से जाता है। संबंधित थाना उसमें अपनी रिपोर्ट लगा के भेजता है, जो भी हमने ग्राउंड उठाए हैं अपने बेल एप्लीकेशन में, उन सभी का वहाँ से कमेंट्स आते हैं। उन कमेंट्स आने के बाद में तब उस बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होती है। वो लगभग एक हफ्ते की प्रक्रिया कम से कम आप मान के चलिए, इतना समय में आपकी पहली डेट पड़ती है। और हाई कोर्ट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि केसों की पेंडेंसी ज़्यादा है, केसों की पेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से आपकी पहली डेट भी लग गई है, तब भी उस डेट पे आपके केस का नंबर सुनवाई का नहीं आया, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि इस समय हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होने की वजह से केसों की संख्या ज़्यादा है, तो कोर्ट्स की कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है। तो ऐसी दशा में पहली डेट पर सुनवाई न हो करके फिर वो केस पास ओवर में चला जाता है। अगर जैसे मान के चलिए कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष अगर 400 केस की लिस्ट बनी है और हमारा केस सीरियल नंबर 300 पे लगा हुआ है किसी भी डेट में XYZ, और केस में सुनवाई कोर्ट में केवल 300 केस की ही सुनवाई हुई या 200 केस की ही सुनवाई हुई या 100 केस की ही सुनवाई हुई, तो जो आगे के जो बचे हुए केसेज होंगे उनमें वो पास ओवर में चले जाएंगे और उसमें आगे की डेट पड़ेंगी, फिर आगे जाके उसकी सुनवाई होगी। तो जब भी सुनवाई होगी, अगर कोर्ट को ये लगता है कि पहली डेट पर ये केस में ग्राउंड अच्छे हैं, बेल दे देनी चाहिए, तो पहली डेट पर केस में बेल दे दी जाती है। और अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं, केस टफ है और इसमें पहली डेट पे हम बेल नहीं दे सकते, अभी कुछ दिन और समय इसको अभियुक्त को रहना चाहिए जेल में, तो ऐसी परिस्थिति में वो काउंटर भी कॉल करती है, या सबसे लास्ट और खराब स्टेज ये हो सकती है कि वो बेल एप्लीकेशन हमारी खारिज भी, रिजेक्ट भी कर सकती है। तो जब बेल एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट होती है
तो उसी परिस्थिति में वही प्रक्रिया हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मगर अगर बेल एप्लीकेशन में काउंटर कॉल किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में कुछ समय के लिए डेट लगाई जाती है उस केस में। वो डेट 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन की भी हो सकती है। वो अलग अलग कोर्स पर अलग अलग डिपेंड करता है। तो तब उसमें काउंटर का मतलब स्टेट की तरफ से एक तरह से डिटेल ऑब्जेक्शन मान लीजिए आप। साफ की सरल भाषा में मैं आपको बता दूं, काउंटर से तात्पर्य स्टेट जो स्टेट काउंसिल जो होते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं, उनकी तरफ से एक डिटेल जवाब दाखिल किया जाता है, ऑब्जेक्शन दाखिल किया जाता है कि हमें इस ये ऑब्जेक्शन है इस आदमी को अगर आप छोड़ते हैं तो। या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह अगर ऐसी कोई हिस्ट्री होती है उस अभियुक्त की, तो उस हिस्ट्री के बारे में वो अपनी डिटेल रखते हैं कि इसकी ये ऑफेंस हैं, ये आदतन अपराधी हैं, इन आधारों पे इस व्यक्ति को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो वो सारे ग्राउंड, वो सारे जवाब राज्य सरकार की ओर से स्टेट काउंसिल की तरफ से दाखिल किए जाते हैं, और जब जवाब आने के बाद में फिर उसमें आगे सुनवाई होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हाई कोर्ट में 4 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक भी सुनवाई होने में हो जाते हैं, और कुछ केसेज में तो सालों भी हो जाते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है कोर्ट के सामने पेंडेंसी कितनी है। बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं दोस्तों। तो आगे की चर्चा को मैं अब यहीं विराम देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। फिर आगे अगली वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको इस संबंध में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। मगर बस ध्यान इतना रखना है कि कमेंट्स उसी विषय के संबंध में हो जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आगे अगली वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। इसको वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।